एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कार्ल मार्क्स के बारे में और कार्ल मार्क्स का जो शिक्षा दर्शन है, कार्ल मार्क्स के जो विचार है शिक्षा को लेके, शिक्षा के प्रति जो कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण है, हम आज की वीडियो में उसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, आज का वीडियो हमारा होने वाला है कार्ल मार्क्स और मार्क्सवादी शिक्षा दर्शन। कार्ल मार्क्स और मार्क्सवादी शिक्षा दर्शन को हम लोग समझेंगे और आज के वीडियो में जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे वो हम लोग सिलसिलेवार तरीके से एक बार पहले देख लेते हैं और फिर हम लोग उसी चीज़ को इन्हीं बिंदुओं को अच्छे से समझेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम लोग मार्क्स के कार्य और विचार देखेंगे। ठीक है, कि मार्क्स ने कौन कौन सी किताबें लिखी है, उनके क्या विचार हैं। फिर हम लोग कार्ल मार्क्स के हिसाब से शिक्षा क्या है, शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं मार्क्स के विचार में, तो वो देखेंगे। मार्क्स की शिक्षा योजना के बारे में समझेंगे। फिर हम लोग मार्क्स के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य को समझेंगे। मार्क्स के अनुसार पाठ्यक्रम किस तरीके से होनी चाहिए, सिलेबस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वो समझेंगे। मार्क्स और उनकी शिक्षण विधियाँ, मार्क्सवाद और अध्यापक, मार्क्सवाद और विद्यालय और मार्क्सवाद का शिक्षा पे प्रभाव। तो ये 10 बिंदुओं को आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं 10 बिंदुओं को कवर करने वाले हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कार्ल मार्क्स के जीवन के परिचय से। हम लोग शुरुआत करते हैं कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय से। ठीक है ना। देखिए, कार्ल मार्क्स ना संपूर्ण विश्व में एक प्रमुख दार्शनिक, लेखक, विचारक और समाजवादी क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं। इनका दर्शन आज भी प्रासंगिक है और कार्ल मार्क्स के दर्शन ने, कार्ल मार्क्स के वाद ने, मार्क्सवाद ने पूरी दुनिया की अगर हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया में अपना अमिट प्रभाव छोड़ा है। और आज भी अगर आप देख रहे हैं तो पूरी दुनिया लगभग 2 हिस्सों में बटी है। एक तरफ पूंजीवाद है तो एक तरफ मार्क्सवाद है। यानी मार्क्स के विचारों ने आधी दुनिया को अपने साथ किया है। हम समझ सकते हैं कि इनका विचार कितना प्रभावशाली होगा। ठीक है ना। लेकिन हमें शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्क्स को देखना है, मार्क्स की बातों को समझना है, तो हम शैक्षणिक दृष्टिकोण से ही मार्क्स के विचार को देखते हुए चलेंगे। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय से। कार्ल मार्क्स का जन्म ना जर्मनी में जर्मनी प्रसा सब यूनिफाइड नहीं थे। तो हम आज की डेट में तो जर्मनी प्रसा सब यूनिफाइड है। तो जर्मनी का जो प्रसा रीजन है, राइन रीजन में, राइन एरिया में, ट्रेयर सिटी में यहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। सो कार्ल मार्क्स वाज बोर्न इन ट्रायर सिटी इन राइन रीजन ऑफ प्रसा। ओके, इनका जन्म जो है ना, इनके जन्म की तारीख है 5 मई 1818। इनके पिता पेशे से एक वकील थे। और अगर हम बात करते हैं इनके आरंभिक शिक्षा की, तो इनकी आरंभिक शिक्षा ट्रेयर के ही स्थानीय स्कूल में हुई। ठीक है। फिर स्थानीय शिक्षा अपने शहर से ग्रहण करने के बाद इन्होंने बोन विश्वविद्यालय, जर्मनी में है बोन, तो बोन यूनिवर्सिटी से इन्होंने कानून की डिग्री ली। फिर बर्लिन यूनिवर्सिटी से इन्होंने फिलॉसफी और हिस्ट्री की पढ़ाई कंप्लीट की है और बाद में इन्होंने जेना यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि ली है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कार्ल मार्क्स के जीवन और शिक्षा के बारे में कि ये 5 मई 1818 को पैदा हुए हैं। ट्रायर सिटी राइन क्षेत्र है जर्मनी का प्रसा, वहाँ पे ये पैदा हुए हैं। आरंभिक शिक्षा इन्होंने अपने ट्रायर शहर के स्कूल में प्राप्त की है। फिर इन्होंने बॉन यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली है। ठीक है। बर्लिन यूनिवर्सिटी से इन्होंने फिलॉसफी और हिस्ट्री की पढ़ाई कंप्लीट की है और जेना यूनिवर्सिटी से इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ली है। ठीक है। फिर अगर हम देखिए मार्क्स के विचारों की अगर बात करते हैं तो मार्क्स के विचारों पे ना हम हीगल के विचारों का काफ़ी प्रभाव देखते हैं। मार्क्स हीगल से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित दिखाई देते हैं। ठीक है। मार्क्स ने ना होली फैमिली नाम की एक किताब प्रकाशित की थी जिसमें इन्होंने सर्वहारा वर्ग और बौद्धिक दर्शन के विचारधारा की व्याख्या की। देखिए, मार्क्स के अनुसार जो सर्वहारा वर्ग है, ठीक है, जिसको हम लोग मीडियम क्लास कहते हैं, ठीक है, या श्रमिक वर्ग कहते हैं, तो सर्वहारा वर्ग और उससे जुड़ी जो विचारधारा है उनको उन्होंने बौद्धिक रूप दिया है। बौद्धिक दर्शन के रूप में सर्वहारा वर्ग को शामिल किया मार्क्स ने अपनी पुस्तक होली फैमिली में। ठीक है। मार्क्स का ये मानना है ना कि ये संपूर्ण विश्व में असंतोष है, संपूर्ण विश्व में असंतोष है, सभी समाज वर्ग भेद पे आधारित है। देखिए, मार्क्स का ने ये
बिल्कुल आप समझ के चलिएगा कि मार्क्स की जब भी बात करेंगे तो कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूरी दुनिया में जो भी समाज है वहाँ पे किसी न किसी प्रकार पे भेदभाव है। सो वर्ग भेद है, चाहे वो अमीर गरीब के आधार पे हो, चाहे वो जाति भेद के आधार पे हो, रंग के आधार पे हो, लिंग के आधार पे हो, किसी भी आधार पे कोई भी समाज समरूप नहीं है। हर हर तरह से कोई ना कोई भेद वहाँ मौजूद है। और कार्ल मार्क्स का जो सपना है वो है वर्गहीन समाज की स्थापना करना। तो ये जब भी हम वर्गहीन समाज कहेंगे ना, तो हमें समझना होगा कि वर्गहीन समाज में ऐसे समाज की बात करेंगे जहाँ पे आर्थिक और सामाजिक समानता हो, जहाँ पे ना अमीर गरीब का भेदभाव हो, ना ही किसी आधार पे जातिगत, लैंगिक, ठीक है, या फिर धार्मिक आधार पे कोई भेदभाव नहीं हो। तो मार्क्स का सपना क्या होगा? मार्क्सवादी विचारधारा किस चीज़ को लेके चलेगा? एक वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए। मार्क्स का मानना क्या होगा कि समाज में हमेशा किसी न किसी प्रकार से वर्ग भेद है, समाज बटा हुआ है। मार्क्स ये मानते हैं कि दुनिया में ना जो भी अशांति है, असंतोष है, ठीक है, वो वर्ग भेद के कारण है। और वर्ग भेद में जो सबसे प्रमुख वर्ग भेद है वो है अमीर और गरीब का। दुनिया के हर समाज में अमीर और गरीब है, और ये जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है, ये जो अमीर और गरीब के बीच का गैप है, भेद है, इसी कारण से हर जगह असंतोष है, अशांति है, ठीक है ना। और इस अशांति को अगर मिटाना है, इस असंतोष को मिटाना है, तो अमीर और गरीब के बीच का जो भेदभाव है, गैप है, उसको भरना होगा, उस वर्ग भेद को मिटाना होगा। उसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो शांतिपूर्वक साम्यवादी क्रांति लानी चाहिए। मार्क्स ना क्रांति के सपोर्टर है। मार्क्स हर परिस्थिति में क्रांति चाहेंगे। क्रांति मतलब परिवर्तन के समर्थक हैं, ठीक है ना। मार्क्स का मानना है कि समाज में अमीर और गरीब का भेदभाव हमेशा से है, रहेगा, और इसी भेदभाव के कारण दुनिया की सारे कॉन्फ्लिक्ट, सारे संघर्ष, सारे अशांति है। तो अगर हम चाहते हैं कि शांति स्थापित की जाए, ये असंतोष खत्म किया जाए, तो हमें अमीर और गरीब के बीच के भेदभाव को मिटाना होगा, और वो तभी मिटेगा जब साम्यवादी क्रांति आएगी। तो हम ये साम्यवादी क्रांति शांतिपूर्वक ही होनी चाहिए। लेकिन अगर शांतिपूर्ण प्रयासों से ये वर्ग भेद नहीं मिट रहा है, तो उस परिस्थिति में ना कार्ल मार्क्स सशस्त्र विद्रोह के भी समर्थक है। यानी कार्ल मार्क्स का मानना है कि ये अमीर और गरीब के भेद को मिटाने के लिए अगर आर्म्ड रिवोल्ट करना पड़े, अगर हिंसा अख्तियार करना हो, हिंसा का रास्ता अपनाना हो, तो उससे भी गुरेज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन वर्ग भेद मिटना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कार्ल मार्क्स का सपना ही है कि वर्गहीन समाज की स्थापना करनी है। तो मार्क्सवाद का प्रमुख प्रमुख लक्ष्य यही होगा, वर्गहीन समाज की स्थापना करना, ठीक है। हम लोग ये तो समझ रहे हैं कि मार्क्स ना वैसे शांतिपूर्वक क्रांति के समर्थक हैं, लेकिन अगर वहाँ शांतिपूर्ण क्रांति से बात नहीं बनती हो, तो उस परिस्थिति में आर्म्ड रिवोल्ट किया जाना चाहिए। मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नाम की एक किताब लिखी है, जो साम्यवादियों की नज़र में, साम्यवादी साहित्य में बाइबल के समान ही महत्वपूर्ण है और आदरणीय है, ठीक है। इस किताब में उन्होंने साम्यवाद की प्रमुखता पर जोर दिया और पूंजीपति वर्ग के शोषक जो रवैये हैं उसको उन्होंने व्याख्या किया है। फिर इन्होंने एक और किताब लिखी है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या साम्यवादी घोषणा पत्र, अपने थी फ्रेडरिक एंजल के साथ में, ठीक है ना। तो हम लोगों ने 3 बुक देखा है इनका, कि ये होली फैमिली लिखे हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। मार्क्स का जो आइडिया है वो बेसिकली हीगल से ज़्यादा प्रभावित है, और मार्क्स का जो सपना है वो एक ऐसे सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं जहाँ पे किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, किसी तरह का गैप नहीं हो। मार्क्स का सिद्धांत है क्लास कॉन्फ्लिक्ट का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो ये हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। मार्क्स की अगर हम लोग और चीज़ें देखते हैं, मार्क्स के विचारों को अगर और बारीकी से हम लोग समझते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि मार्क्स ना यथार्थवादी दृष्टिकोण रखते हैं, भौतिकवादी दृष्टिकोण रखते हैं। ये सृष्टि में प्राकृतिक शक्तियों की संप्रभुता को चुनौती देते हैं। प्राकृतिक शक्तियों, या हम जो कहते हैं कि सृष्टि सर्वशक्तिमान द्वारा संचालित होती है, तो ये ऐसा नहीं मानते। इनका मानना है कि सृष्टि वैज्ञानिक कारणों से, भौतिकवादी कारणों से संचालित हो रही है। तो मार्क्स ना आध्यात्मिक दृष्टिकोण के बिल्कुल विरोधी हैं, अपितु ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण की जगह पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। मार्क्स ना अपने अनुयायियों से, अपने समर्थकों से प्रश्न
करने वाला व्यक्ति बनने को कहते हैं। मार्क्स का मानना है कि जो भी चीज़ है उन पे संदेह करना चाहिए, उन पे अविश्वास करनी चाहिए, उन पे क्वेश्चन करना चाहिए। तो मार्क्स अपने अनुयायियों से हर कार्य, हर वस्तु और हर व्यक्ति पर संदेह करने को कहते हैं। ठीक है। मार्क्स की जो विचारधारा है वो समाज में ना संघर्ष को प्रोत्साहित करता है। मार्क्स का मानना है कि वर्गहीन क्रांति, वर्गहीन समाज तभी स्थापित होगा जब अभी के वर्ग भेद को मिटाया जाए और उस भेद को मिटाने के लिए संघर्ष करना होगा। तो मार्क्स के विचारधारा में संघर्ष का प्रमुख स्थान है। भेद मिटाने के लिए ही संघर्ष जरूरी है, बिना संघर्ष के भेद को नहीं मिटाया जा सकता है। तो मार्क्स की विचारधारा में समाज में संघर्ष को प्रोत्साहित किया जाता है। मार्क्स ने संघर्ष के लिए श्रमिकों को प्रोत्साहित करते हुए कहा था, देखिए ये इनकी ना बहुत ही प्रसिद्ध कोट है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। ठीक है ना। सो मार्क्स का ये कोटेशन है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है सिवाय अपनी जंजीरों के। इन्होंने लेबर क्लास से, दुनिया के सभी लेबर से, श्रमिक से आह्वान किया कि इन्हें इकट्ठे होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। जब मजदूर संगठित होंगे तो पूंजीपति वर्ग उनका शोषण नहीं कर सकता है। और अगर इस संघर्ष में मजदूरों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पहले ही उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है, पहले ही वो शोषित स्थिति में है, तो इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि इनके पास अगर ये पाते हैं तो सम्मान पाएंगे, आज़ादी पाएंगे, समानता पाएंगे। और वैसे शोषित श्रमिकों के पास जंजीर के अलावे, गुलामी के अलावे, शोषण के अलावे कुछ है भी नहीं। तो इसीलिए इन्होंने पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध दुनिया के सभी मजदूरों से आह्वान किया कि वो संगठित हो। ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि मार्क्स ना धर्म विरोधी हैं, ये धर्म के बहुत बड़े आलोचक हैं। और मार्क्स ने कहा है कि मार्क्स ने ना धर्म को अफीम की संज्ञा दी है कि ये समाज को मदहोश कर देते हैं, गुमराह कर देते हैं। जिस तरीके से अफीम के नशे में आदमी कुछ नहीं सोच पाता है, ठीक है ना, सेंस में नहीं होता, आउट ऑफ सेंस होता है, वैसे ही धर्म भी समाज को बांटता है, समाज के लोगों को सेंसलेस कर देता है। इसीलिए इन्होंने धर्म को अफीम की संज्ञा दी है। और उसके जगह पे इन्होंने समाज में सभी धर्मों को लेके चलने की बात की है। इन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस को सपोर्ट किया। ठीक है। और वही हम लोग बात करेंगे तो मार्क्स जो है वो डेमोक्रेटिक व्यू रखते हैं, लोकतंत्र के समर्थक है। इनका मानना है कि समाजवाद के लिए डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है। मार्क्सवाद वुमेन राइट्स को सपोर्ट करेगा, औरतों के अधिकारों के लिए, स्त्री अधिकारों का समर्थक होगा। इनका मानना है कि दुनिया में जो भी क्रांति हुई है उनमें स्त्रियों का योगदान बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और जब वर्ग भेद नहीं होना चाहिए, वर्गहीन समाज की बात होगी, तो फिर तो स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार के भेद का औचित्य ही नहीं रह जाता है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने मार्क्स के ये विचार देखे हैं, सामान्य विचार देखे हैं, मार्क्स के सामाजिक या राजनैतिक कह सकते हैं आप विचार में। लेकिन हमारी जो ये विषय वस्तु है वो मूल रूप से मार्क्स के शैक्षणिक दृष्टिकोण पे केंद्रित है। ठीक है ना। तो हम लोग ना इसमें मार्क्स के शैक्षणिक दृष्टिकोण को देखते हुए चलते हैं अगले बिंदु पे। अगला बिंदु है हमारा, अगला पॉइंट है कार्ल मार्क्स के अनुसार शिक्षा। देखिए हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण से शिक्षा का तात्पर्य क्या है, किस तरीके की शिक्षा होनी चाहिए। तो मार्क्स ने ना सार्वभौमिक शिक्षा पे जोर दिया है। देखिए सार्वभौमिक शिक्षा कहने का मतलब हमारा होगा कि समाज में सभी बच्चों को शिक्षित किया जाए और उनको जो शिक्षा दी जा रही है उसमें एक रूपता होनी चाहिए, एक तरह की शिक्षा होनी चाहिए। अमूमन समाज में अमीर और गरीब होते हैं, अमीरों के बच्चों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था प्रदान की जाती है, गरीब के बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। तो जिस तरीके से समाज में भेद है अमीर गरीब का, उस अमीर और गरीब के भेद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई में भी भेद हो रहा है। ठीक है ना। तो मार्क्स ने इस चीज़ को अपोज किया है। उनका मानना है कि शिक्षा एक तरीके की होनी चाहिए और सबको मिलनी चाहिए, सार्वभौमिक होनी चाहिए। सो मार्क्स सार्वभौमिक शिक्षा के समर्थक हैं। उनके अनुसार संपूर्ण देश में शैक्षिक संरचना और प्रणाली एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है कि जो भी शिक्षा है, देखिए जब साम्यवाद की बात करेंगे, सब कुछ एक जैसा होने की बात करेंगे, तो जाहिर तौर पे शिक्षा भी एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है। मार्क्स ना, देखिए मार्क्स की बात करते हैं तो जिस जिस समय से मार्क्स संबंध रखते हैं उस समय में बाल श्रम काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था। ठीक है ना। लेकिन मार्क्स जो है वो बाल श्रम का विरोध करते हैं।
उनका मानना है कि एक निश्चित आयु तक बच्चों की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए और बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए और ये शिक्षित करने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर होनी चाहिए। मार्क्स के समय बाल श्रम काफ़ी प्रचलित था जिसके वो विरोधी थे। मार्क्स का मानना था कि बाल श्रम को प्रतिबंधित किया जाए और राज्य के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए। ठीक है ना, प्राइमरी लेवल के एजुकेशन हर बच्चे को मिलना चाहिए। ठीक है, बाल श्रम को बैन किया जाना चाहिए, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट है मार्क्स। मार्क्स का ये भी मानना है कि राज्य के द्वारा जो शिक्षण के लिए अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं उनकी न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जाए। देखिए, मार्क्स का मानना ये है कि जो शिक्षक हों उनकी न्यूनतम योग्यता हो, न्यूनतम योग्यता प्राप्त व्यक्ति ही शिक्षण के योग्य होना चाहिए और वो न्यूनतम योग्यता को परिभाषित निर्धारित करने का कार्य किसका होना चाहिए? राज्य का होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए जो विषय को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, विषयों को पढ़ाने किस विषय को किस तरीके से पढ़ाया जाए ये भी राज्य ही निर्धारित करें। देखिए, मार्क्स के शिक्षा में राज्य का नियंत्रण होगा। ठीक है, ये चाहते हैं कि राज्य का एकाधिकार हो, राज्य पाठ्यक्रम से लेके शिक्षा से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलू को देखे। ठीक है ना, लेकिन ये चाहते हैं कि शिक्षा में विद्यालय के अंदर राज्य का प्रभाव या चर्च का प्रभाव, धार्मिक प्रभाव कम से कम हो। ठीक है, मार्क्स का ये मानना है कि शिक्षा का जो प्रबंध है वो मानव जाति को प्रकाश में लाने के लिए, मानव जाति को विकसित प्रगतिशील बनाने के लिए किया जाना चाहिए, ना कि उन्हें अलग अलग अमीर गरीब में या किसी और जाति धर्म के आधार पर अलग अलग समूह में बांटने के लिए किया जाना चाहिए। शिक्षा मानव जीवन को प्रगतिशील बनाए, इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है ना, और मार्क्स के अनुसार हम लोग अगले बिंदु को देखते हुए चलते हैं। हम लोगों ने मार्क्स के शिक्षा को समझ लिया है कि ये शिक्षा में बाल श्रम के विरोधी है, अनिवार्य शिक्षा, एक रूप शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा के खर्च की वहन की जिम्मेदारी राज्य की होनी चाहिए, शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता के समर्थक है मार्क्स। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं मार्क्स के अनुसार शिक्षा के प्रकार। देखिए, कार्ल मार्क्स के हिसाब से ना शिक्षा के 3 प्रकार होते हैं। आसान है, बहुत आसान है, समझ लेते हैं इसको। कार्ल मार्क्स के अनुसार शिक्षा के 3 प्रकार होते हैं: बौद्धिक शिक्षा, शारीरिक प्रशिक्षण या व्यायाम और पॉलिटेक्निक शिक्षा या बहुतकनीकी प्रशिक्षण। ठीक है ना, बौद्धिक शिक्षा में कार्ल मार्क्स मानते हैं कि जो पढ़ना लिखना, गणित की पढ़ाई, विज्ञान की पढ़ाई, इतिहास की पढ़ाई, इन सबको कार्ल मार्क्स ने बौद्धिक शिक्षा की श्रेणी में डाला है। जबकि शारीरिक शिक्षा या व्यायाम की बात करते हैं तो उन्होंने बालक के शारीरिक विकास के लिए, देखिए पढ़ाई के लिए शारीरिक विकास का होना जरूरी है। ठीक है ना, तो पढ़ाई के लिए बालक के शारीरिक विकास के लिए ये व्यायाम या अन्य प्रकार के क्रीड़ा का समर्थन करते हैं जिससे बच्चों का शारीरिक विकास हो। ठीक है, साथ ही साथ देखिए ये तो शारीरिक और बौद्धिक विकास के बाद कार्ल मार्क्स ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण पे। कार्ल मार्क्स ना रोजगारोन्मुखी शिक्षा के समर्थक है। इनका मानना है कि शिक्षा के साथ साथ ही बालक को श्रमशील बनाया जाए, उन्हें कुछ ज्ञान दिया, उत्पादन की तकनीकों से परिचित किया जाना चाहिए ताकि बच्चा भविष्य में एक उत्पादक बन सके, एक अच्छा श्रमिक बन सके, एक अच्छा मानव संसाधन बन सके। तो इनका ये मानना है कि उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित वैज्ञानिक व तकनीकी प्रशिक्षण छात्रों को प्रदान की जानी चाहिए। सभी छात्रों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। रोजगार उन्मुख शिक्षा के माध्यम से छात्र भविष्य में सुयोग्य नागरिक बन सकते हैं और देश के आर्थिक विकास में अपने उत्पादन से योगदान दे सकते हैं। तो मार्क्स के अनुसार शिक्षा कितने प्रकार की देख रहे हैं हम लोग? 3 प्रकार की: बौद्धिक शिक्षा, शारीरिक प्रशिक्षण और पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण। ठीक है, फिर हम लोग ना अब आगे देखते हुए चलते हैं मार्क्सवादी शिक्षा योजना कि मार्क्सवाद के हिसाब से शिक्षा योजना किस तरीके की होनी चाहिए। इन्होंने इसमें ना 3 स्तर पर शिक्षा देने की बात की है। देखिए, शिक्षा के प्रकार हम लोगों ने मार्क्स के देखे हैं, वो भी 3 प्रकार के हैं: बौद्धिक, शारीरिक और पॉलिटेक्निक। अब हम अगर बात करते हैं शिक्षा के स्तर की, ठीक है ना, मार्क्सवादी शिक्षा योजना में शिक्षा के स्तर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3 स्तर पे मार्क्सवाद में शिक्षा की बात की जा रही है: प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर। प्रथम स्तर की बात करते हैं ना, या फर्स्ट लेवल की बात करते हैं, तो इसमें मानना है कि ये जो बालक जो 9 से 12 साल के बच्चे हैं
उन्हें शिक्षा के साथ साथ कम से कम 2 घंटे डेली किसी उत्पादक कार्य में शामिल किया जाना चाहिए। चाहे वो दुकान पे बैठे, चाहे वो उन्हें कोई किसी और काम की ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन 2 घंटे बालक से उत्पादक कार्यों में 2 घंटे बालक को शामिल करना चाहिए, जिससे बालक बचपन से ही कुछ न कुछ उत्पादन करना सीखेगा। बालक के अंदर का कौशल विकसित होगा, हुनर विकसित होगा। ठीक है, ये प्रथम स्तर में हम लोग किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल करते हैं, तो 9 से 12। और कार्य के घंटे कितने होंगे, 2। द्वितीय स्तर पे हम लोग देखते हैं कि जो 13 से 14 साल के बालक हैं, उन्हें शिक्षा के साथ साथ कम से कम 4 घंटे किसी उत्पादक कार्य में शामिल किया जाना चाहिए। और तृतीय स्तर पे देखते हैं कि जो 17 साल के बच्चे हैं, 14 से लेकर 17 साल के बच्चे हैं, उन्हें शिक्षा के साथ साथ 6 घंटे उत्पादक कार्यों में ही उत्पादन कार्यों में शामिल किया जाना चाहिए। कार्ल मार्क्स का मानना यह है कि जो अभी के बच्चे हैं वो भविष्य के श्रमिक होंगे, कुशल श्रमिक बनेंगे, अच्छे उत्पादक बनेंगे, तो उन्हें बचपन से ही उत्पादन विधियों से परिचित कराया जाना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोगों ने मार्क्सवादी शिक्षा योजना और मार्क्स के अनुसार शिक्षा के प्रकार देखे हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं मार्क्स के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। देखिए, मार्क्स के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य में सबसे महत्वपूर्ण हम लोग क्या देखेंगे कि मार्क्स का मकसद क्या है। हम लोग अब तक तो ये समझ चुके हैं कि मार्क्स एक वर्गहीन समाज की स्थापना के पक्षधर है। इनका सपना है कि एक वर्गहीन समाज स्थापित की जाए। ठीक है, शिक्षा की जो दोहरी प्रणाली है उसको खत्म किया जाए। भविष्य जो है वो श्रमिकों का है। हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि बच्चों के अंदर श्रमिक के प्रति सम्मान हो, श्रम का सम्मान करना सीखे, श्रम में गौरव महसूस करना सीखे। तो मार्क्स की शिक्षा में श्रम को श्रेष्ठता प्रदान की गई है, श्रम को काफ़ी महत्व दिया गया है। शिक्षा के माध्यम से छात्रों में श्रम की श्रेष्ठता और महत्व पर जोर दिया जाना चाहिए, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है। कार्ल मार्क्स का मानना यह भी है कि छात्रों में यह समझ विकसित करना चाहिए कि संसार और मानव की प्रकृति का आधार श्रम ही है। बच्चों को मेहनती बनाया जाना चाहिए। बच्चों के दिमाग में ये बातें बचपन से डालनी है कि दुनिया की कोई भी प्रगति बिना श्रम के नहीं हो सकती है, और जो श्रमहीन व्यक्ति है वो सम्मान से वंचित रह जाते हैं। तो बच्चे श्रमिक बने, श्रमशील बने, अपने प्रगति के लिए भी, अपने समाज की प्रगति के लिए भी, और अपने देश के प्रगति के लिए भी। ठीक है ना। श्रम संकोच नहीं अपितु वीरता और तेजस्विता का परिचायक है, कि श्रम करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। ठीक है, श्रम क्यों श्रेष्ठता दिया गया है मार्क्सवादी विचारधारा में। फिर हम लोग बात करते हैं मार्क्सवादी शिक्षा उद्देश्य की। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चों में शिक्षा के माध्यम से साम्यवाद को प्रसारित किया जाए। शिक्षा के माध्यम से बालकों को साम्यवाद के प्रति निष्ठा उत्पन्न करनी चाहिए, बालकों के मन में साम्यवाद के प्रति सम्मान जगाना चाहिए शिक्षा के माध्यम से। ठीक है, और बच्चों को समझाना चाहिए कि साम्यवादी संघर्ष के माध्यम से ही विश्व के सभी भेद को मिटाया जा सकता है। बच्चे अगर अभी साम्यवादी बनेंगे तो वो आगे चल के दुनिया में जो सामाजिक असमानता है, आर्थिक असमानता है, उसको दूर कर सकेंगे। तो बचपन से ही स्कूल के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को साम्यवादी विचारों से अवगत कराना चाहिए। ठीक है, ये इनका दूसरा उद्देश्य हम लोग देख रहे हैं। पहला उद्देश्य देखें कि श्रम की श्रेष्ठता, श्रम को महत्व दिया जाना चाहिए, साम्यवाद का प्रसार होना चाहिए। तीसरा हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने पहले भी समझ लिया है कि कार्ल मार्क्स ना आध्यात्मिकता या धार्मिक विचारों के कट्टर विरोधी है। तो इन्होंने स्कूल में बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने पे ज़्यादा महत्व दिया है। ठीक है ना। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण कह लीजिए आप, या यथार्थवादी दृष्टिकोण कहिए, या फिर आप भौतिकवादी दृष्टिकोण कहिए। मार्क्स का मानना है कि बालकों को सभी तरह के विश्वासों, विशेष तौर पे धर्म से संबंधित विश्वास से अलग रहना चाहिए। बालकों में भौतिकवादी दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए, जिससे वो हर घटना का वैज्ञानिक आधार पे कारण पता कर सके। बालकों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक तथ्यों के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करनी चाहिए, और जो समाज में पहले से चले आ रहे धार्मिक या सांस्कृतिक विश्वास है, उनके प्रति बालकों के मन में संदेह उत्पन्न करना चाहिए, ताकि बालक तर्क के आधार पे उनका खंडन कर सके। मार्क्स की शिक्षा में हम लोग देखते हैं कि ये ना
छात्रों में सामूहिकता के विकास पे जोर देते हैं। ठीक है, मार्क्सवाद शिक्षा में छात्रों के दृढ़ चरित्र को महत्व देता है। शिक्षा के माध्यम से बालकों में सामूहिकता के विकास पे जोर दिया जाना चाहिए। मार्क्सवाद का ये मानना है कि बच्चों में सामूहिकता विकसित की जानी चाहिए कि बच्चे देखिए, विद्यालयी परिवेश में सभी बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि के होते हैं, लेकिन जब उनमें सामूहिकता की भावना विकसित होगी, एक रूपता की भावना विकसित होगी, तो वो आगे चल के एक समाजवादी समाज का हिस्सा बनेंगे। उनकी सोच साम्यवादी होगी, वो किसी भी प्रकार के भेद को खारिज करना बचपन से सीख जाएंगे। तो इसीलिए वर्गहीन समाज की स्थापना तभी हो पाएगी जब समाज के बच्चे बचपन से ही सामूहिक भावना से प्रेरित हो। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखते हैं कि मार्क्स ना, देखिए, उत्पादन के सभी साधनों पे मार्क्स किसका नियंत्रण मानते हैं? राज्य का नियंत्रण। इनका मानना है कि उत्पादन के सभी साधनों पे राज्य का पूर्ण नियंत्रण हो, और शिक्षा भी उत्पादन कार्य है, तो शिक्षा पे भी राज्य का ही नियंत्रण हो। अगर शिक्षा निजी क्षेत्र के हाथ में है, पूंजीपति के हाथ में है, तो वो श्रमिकों के बच्चों को विकसित नहीं होने देंगे, या श्रमिकों के बच्चे जो हैं, श्रमिक वर्ग हैं, वो उनके बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। शिक्षा सार्वभौमिक होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, और इसीलिए शिक्षा को राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए, ना कि निजी उद्योगपतियों के अंदर। ठीक है, तो हम लोग शिक्षण व्यवस्था पे पूर्ण नियंत्रण राज्य का होना चाहिए, इस बात से अवगत हो चुके हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने मार्क्सवाद के शैक्षणिक उद्देश्य देखे हैं। अब ना हम लोग इससे आगे चलते हुए एक बार हम लोग पीछे भी देख लेते हैं। अब तक हम लोगों ने क्या देखा है? कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय, उनकी शिक्षा योजना, कार्ल मार्क्स के हिसाब से शिक्षा के प्रकार, ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य, ये समझ लिया है। अब हम लोग देखते हैं मार्क्सवाद के हिसाब से शिक्षा और पाठ्यक्रम। ठीक है, देखिए, साम्यवादी पाठ्यक्रम है तो यहाँ पे श्रम को प्रधानता दी जाएगी, भौतिकवादी दृष्टिकोण पे जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है ना, तो मार्क्सवाद के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, साम्यवादी पाठ्यक्रम में श्रम और भौतिकवादी दर्शन को गौरव प्रदान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाठ्यक्रम में समाजोपयोगी उत्पादक श्रम और उससे जुड़ी समस्याओं को शामिल किया जाना चाहिए। देखिए, समाज के लिए जो उपयोगी चीज़ें हैं, पाठ्यक्रम में वैसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे बच्चे समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकें। समाज में जो समस्याएं हैं उसका समाधान ढूंढ सके, तो शिक्षा में पाठ्यक्रम सामाजिक समस्याओं का समाधान करने वाला हो, बच्चों को समाजोपयोगी बनाने वाला हो। ठीक है, पाठ्यक्रम के माध्यम से धर्म का बहिष्कार किया जाना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समर्थन दिया जाना चाहिए। देखिए, कार्ल मार्क्स धर्म के कट्टर विरोधी हैं, तो ये किसी भी प्रकार से नहीं चाहते कि पाठ्यक्रम में धर्म को बढ़ावा दिया जाए। इनके माध्यम से धर्म का बहिष्कार किया जाना चाहिए। ठीक है, राष्ट्र के आर्थिक व तकनीकी विकास तथा अंधविश्वास के निवारण के लिए विज्ञान की शिक्षा पे जोर दिया जाना चाहिए। देखिए, छात्रों का जब दृष्टिकोण वैज्ञानिक होगा, तकनीकी कौशल सीखेंगे, तो वो अच्छे श्रमिक बनेंगे, अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन करेंगे, जिससे राष्ट्र का आर्थिक विकास होगा। साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का एक फायदा क्या होगा कि देखिए, कोई भी समाज हो, वहाँ कोई भी धर्म प्रचलित हो, कुछ ना कुछ अंधविश्वास जुड़े होते हैं हर समाज में अनिवार्य रूप से। तो जब बच्चों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होगा, तो वो जो सामाजिक अंधविश्वास है उसका निवारण किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि साम्यवादी शिक्षा में अध्यापकों का नैतिक दायित्व है कि वो बच्चों को साम्यवाद से अवगत कराए, बच्चों को साम्यवाद से प्रभावित करे। साम्यवाद की विचारधारा को बच्चों तक पहुँचाना, बच्चों को साम्यवादी बनाना, इसमें केंद्रीय भूमिका में शिक्षक हैं, और शिक्षक ना स्वयं में तो साम्यवादी होने ही चाहिए, बच्चों को भी साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित करे। ठीक है, और जो पाठ्यक्रम होगा उसमें इतिहास निश्चित तौर पे पढ़ाई जानी चाहिए। बच्चों को हिस्ट्री जरूर पढ़ाना चाहिए, ताकि उन्हें अतीत में होने वाले सभी महत्वपूर्ण सामाजिक घटनाओं की जानकारी हो। पाठ्यक्रम में इतिहास को प्रमुखता मिले ताकि छात्र साम्यवादी विचारधारा को समझ सके। ये है कार्ल मार्क्स के शैक्षणिक पाठ्यक्रम या शिक्षा का पाठ्यक्रम मार्क्स के हिसाब से किस प्रकार होना चाहिए, ये हम लोगों ने इस टॉपिक में देखा है। अब हम लोग ना बात करते हैं मार्क्सवाद और शिक्षण विधियाँ।
कि मार्क्स के हिसाब से, कार्ल मार्क्स के हिसाब से शिक्षण विधियां किस तरीके की होनी चाहिए। तो कार्ल मार्क्स का ये मानना है कि जो शिक्षक हैं वो शिक्षण विधि में रचनात्मकता पे जोर दें। शिक्षण विधि में रचनात्मकता पर जोर दिया जाना चाहिए। छात्रों को इस योग्य बनाना कि उनका नैतिक पक्ष सबल हो। छात्र नैतिक रूप से मजबूत हो, छात्रों का नैतिक पक्ष मजबूत हो, ये जिम्मेदारी शिक्षकों की है कि शिक्षक बच्चों के नैतिक पक्ष को सुदृढ़ करें। साथ ही साथ जो शिक्षण विधि होनी चाहिए वो यथार्थवादी होनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज़्यादा होने चाहिए शिक्षण में। शिक्षक सांस्कृतिक या आध्यात्मिक उदाहरणों से, आध्यात्मिक तथ्यों से अलग वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ क्लास में बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों का दृष्टिकोण भी वैज्ञानिक होगा। शिक्षण विधि में विद्यालय में कार्यशाला, प्रयोगशाला, व्यवहारिक ज्ञान, इन पे ज़्यादा जोर देना चाहिए ताकि बच्चे किताब से ज़्यादा करके सीखते हैं। तो व्यवहारिक रूप से, क्रियात्मक रूप से बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, ये है मार्क्स की शिक्षण विधियाँ। अगर हम मार्क्स के हिसाब से, मार्क्सवाद के हिसाब से अध्यापक के गुणों की बात करते हैं तो ये तो सबसे पहले, ये तो क्लियर, ये तो स्पष्ट रूप से हम लोग समझते हैं कि जो भी शिक्षक हो उनका साम्यवाद में पूर्ण विश्वास होना आवश्यक है। ठीक है, अध्यापक साम्यवाद से सहमत हो और बच्चों को भी साम्यवादी बनाए। साम्यवादी शिक्षक ही वर्गहीन समाज की स्थापना के सच्चे सिपाही साबित हो सकते हैं। कार्ल मार्क्स ने जो वर्गहीन समाज का सपना देखा है वो तभी हो पाएगा जब बच्चे साम्यवादी विचारों से प्रभावित हो और शिक्षक ही बच्चों को भविष्य का साम्यवादी योद्धा बना सकते हैं। तो इसलिए शिक्षक की ये नैतिक दायित्व है कि बच्चों को भी वो साम्यवादी विचारधारा से ना सिर्फ अवगत कराए बल्कि उन्हें समर्थक भी बनाए। ठीक है, शिक्षक जो होंगे वो समाज में जो भी घटनाएं हो रही है, शिक्षक समाज में जुड़े हैं, समाज की जो अंतःक्रिया है उसको भली भांति समझते हैं। समाज में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों के पीछे क्या कारण है, तो ये सारी चीज़ों से शिक्षक अवगत होने चाहिए। तो सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि जो शिक्षक हैं वो अपडेट होने चाहिए। उन्हें जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी रखनी चाहिए ताकि वो बच्चों को भी अपडेट रख सकते हैं। ठीक है, और कार्ल मार्क्स के हिसाब से हम लोगों ने शिक्षक के गुण देख लिए, शिक्षा के पाठ्यक्रम को समझ लिया, शिक्षा के स्तर को देखा है, शिक्षा के प्रकार को देखा है। अब हम लोग देखते हैं कि कार्ल मार्क्स के हिसाब से विद्यालय किस तरीके से होनी चाहिए, किस तरह के विद्यालय कार्ल मार्क्स के हिसाब से होने चाहिए। ठीक है ना, देखिए मार्क्स का ये मानना है कि विद्यालय प्रचलित सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही स्थापित किए जाते हैं। जो भी विद्यालय की स्थापना होती है तो जिस समाज में विद्यालय स्थापित है वहाँ की कुछ प्रचलित सामाजिक व्यवस्था है और विद्यालय उसको बनाए रखता है। ठीक है, विद्यालय कहीं पे भी स्थापित करेंगे तो समाज में ही होगा। तो विद्यालय का अस्तित्व समाज के बाहर हम नहीं देख पा रहे, नहीं सोच सकते हैं। इसलिए समाज और विद्यालय के बीच में घनिष्ठ संबंध है और समाज और विद्यालय के को एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए। ठीक है, विद्यालय को वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए आवश्यक सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। जैसे शिक्षक की जिम्मेदारी है वर्गहीन समाज की स्थापना, वैसे ही विद्यालय की भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि विद्यालय भविष्य में वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए प्रयासरत हो अपने स्तर से। ठीक है, विद्यालय परंपरागत संस्कृति का समर्थक व संरक्षक ना बने अपितु वह आधुनिक सोच, आधुनिक संस्कृति को प्रोत्साहित करे। स्कूल में जो पुराने कल्चर हैं, जो ट्रेडिशन है उसको प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। जो मॉडर्न कल्चर है, जो आधुनिक संस्कृति है उसे प्रमोट किया जाना चाहिए ताकि बच्चे मॉडर्न होंगे। ठीक है, विद्यालय में पर्याप्त रूप से शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, कार्यशाला, क्रीड़ा, इन सब की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों का मनोरंजन, शिक्षकों का मनोरंजन, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लर्निंग फैसिलिटी, लर्निंग इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है,
मार्क्सवादी शिक्षा में अगर हम अनुशासन की बात करते हैं तो ये आपको ना, जैसे हम लोगों ने सोवियत संघ के स्कूल का जो अनुशासन देखा है वो पूर्णतः मार्क्सवादी शिक्षा का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है ना। मार्क्स, देखिए कार्ल मार्क्स ने शिक्षा के ऊपर कुछ ग्रंथ नहीं लिखा, कोई बुक नहीं लिखी उन्होंने। दास कैपिटल लिखा हो या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा हो, तो साम्यवाद की विचारधारा पे बुक लिखी है। शिक्षा पे उन्होंने विषय अलग रूप से शिक्षा के लिए कोई किताब नहीं लिखी उन्होंने, लेकिन हम उनके विचारों से अवगत हो जाते हैं कि वो शिक्षा में किस प्रकार का परिवर्तन देखना चाहते हैं। और कार्ल मार्क्स के विचारों को शिक्षा में पहली बार रसिया में शामिल किया जाता है। जब रूसी क्रांति होती है, लेनिन पावर में आते हैं, तो वो मार्क्स के विचारों को पाठ्यक्रम में, विद्यालयों में लाते हैं। तो हम लोग ना मार्क्स के हिसाब का जो अनुशासन देखेंगे, जो शिक्षण व्यवस्था देखेंगे, उसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल रसिया हो सकता है। तो मार्क्सवादी शिक्षा में अनुशासन के महत्व को सोवियत संघ की शिक्षा व्यवस्था में स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। सोवियत संघ की शिक्षा में अनुशासन से निम्नलिखित अभिप्राय है। देखिए, सोवियत संघ की शिक्षा में अनुशासन का मतलब हम लोग क्या क्या देख रहे हैं कि बच्चों में ईमानदारी व सच्चाई के साथ सफलता प्राप्ति के लिए श्रमशीलता होनी चाहिए। अनुशासन से तात्पर्य है कि बच्चे ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने लक्ष्य के प्रति श्रमशील रहेंगे। बच्चे अपने सहपाठियों के साथ विनम्र होंगे। बच्चों में विनम्रता का सृजन करना है, बड़ी विनम्रता विकसित करना है। बच्चे जो हैं वो बड़ों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करेंगे। बच्चे सार्वजनिक संपत्तियों का सम्मान करेंगे, सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करेंगे और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि वो सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करें। तो इस माध्यम से हम क्या देखते हैं कि एक अनुशासन प्रिय बालक के अंदर नागरिक भावना विकसित होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण है कि बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं तो उनके अंदर नागरिक भावना भी विकसित करना चाहिए। ठीक है। तो मार्क्सवादी शिक्षा के हम लोगों ने विभिन्न पहलू देख लिए हैं। मार्क्सवादी शिक्षा को ज़्यादातर साम्यवादी देशों ने अपनाया है, जिसमें हम लोग सबसे बड़ा एग्जाम्पल रूस को ले रहे हैं। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी वाद, कोई भी दर्शन संपूर्णतः सही या गलत नहीं हो सकता है। उनके भी अपनी सीमाएं होती है, उनके अपने विशेष बिंदु होते हैं, लाभ हो सकते हैं। तो हम इस हिसाब से मार्क्सवादी शिक्षा दर्शन के सबल और निर्बल पक्ष को देखते हैं, इसके गुण और अवगुण को देखते हैं रूस के विद्यालय व्यवस्था के माध्यम से। ठीक है। तो हम अगर मार्क्सवादी शिक्षा दर्शन के सबल पक्ष की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें शिक्षा की एक रूपता दिखाई देती है। मार्क्स के अनुसार शिक्षा एक रूप होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। ठीक है, ये एक सबल पक्ष हमारे नज़र में है। साथ ही साथ मार्क्सवादी विचारधारा बच्चों को राज्य के प्रति अनुरागी बनाने पर जोर देते हैं। बच्चों में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम विकसित करना मार्क्सवाद का प्रमुख लक्ष्य है, ताकि बच्चे आगे चल के एक जिम्मेदार, एक राष्ट्रभक्त नागरिक बने। मार्क्सवादी शिक्षा में तकनीकी और रोजगारोन्मुखी शिक्षा पे काफ़ी जोर दिया जाता है। मार्क्सवादी शिक्षा में बच्चों को भविष्य का श्रमिक समझ के आरंभ से ही उसे एक कुशल श्रमिक के जैसे प्रशिक्षण देना चाहिए। मार्क्सवाद श्रमवाद को ही समर्थन देता है। तो इसलिए मार्क्सवाद विद्यालय में तकनीकी शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे बहुत ज़्यादा जोर देता है। ठीक है। मार्क्सवाद का मानना है कि स्कूल में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करके देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है। तो ये चार हम लोग मार्क्सवाद के सबल पक्ष को देख रहे हैं। शिक्षा की एक रूपता, राष्ट्र प्रेम एवं समानता पर जोर, तकनीकी एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा और विज्ञान के महत्व से आर्थिक विकास की प्राप्ति। ये हम लोग ना मार्क्सवादी शिक्षा दर्शन के सबल पक्ष को देख रहे हैं। वहीं अगर हम लोग मार्क्सवादी शिक्षा दर्शन के अवगुणों की बात करें, सीमाओं की बात करें, तो रूस के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि मार्क्सवादी समाज में व्यक्ति के नागरिक स्वतंत्रता पे या व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध होते हैं। मार्क्सवादी समाज में अनुशासन काफ़ी कठोर होते हैं, जो व्यक्तियों को जो व्यक्तियों के लिए, नागरिकों के लिए कई बार एक अच्छा अनुभव नहीं हो सकता है। देखिए, मार्क्सवादी शिक्षा प्रणाली विकेंद्रीकृत नहीं है। यहाँ पे सरकार का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए शिक्षा पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे शिक्षा के विकेंद्रीकरण की संभावना ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो
इससे कई बार क्या होता है कि राज्य सरकार के अंडर में स्कूलिंग होने से, शिक्षा होने से राज्य सरकार बहुत पेशेवर तरीके से शिक्षा को विकसित नहीं कर पाती है। तो ये एक अवगुण देखते हैं। साथ ही साथ स्कूल इस एजुकेशन सिस्टम में, शैक्षणिक शिक्षा व्यवस्था में राज्य का अनावश्यक नियंत्रण होता है, अनावश्यक हस्तक्षेप काफ़ी ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे शिक्षा के ऊपर राजनीति का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय, कार्ल मार्क्स के विचार, कार्ल मार्क्स के शिक्षा दर्शन, उनके अनुसार शिक्षा क्या है, शिक्षा के प्रकार कितने हैं, शिक्षा योजना, शिक्षा के विभिन्न स्तर, ठीक है, पाठ्यक्रम का प्रारूप, अध्यापकों की योग्यता, विद्यालय विद्यालय में आवश्यक गुण और बच्चों का अनुशासन, हम लोगों ने ये संपूर्ण बिंदुओं को भली भांति समझा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपका मार्क्स और मार्क्स के शिक्षा दर्शन के प्रति समझ और ज़्यादा समृद्ध हुई होगी, सुदृढ़ हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं और हमारी ईमानदार कोशिश होगी कि उस पे वीडियो बनाया जाए। धन्यवाद।